नमस्ते। हेराट टू जय श्री राम के चैप्टर 17 में आपका स्वागत है। चैप्टर 17 इंडिया मॉडिफाइड, मोदी स्वीप्स इंडिया, हेडलाइन मैनेजमेंट बिगिंस। ये मूल रूप से कहानी और कथा उस कालखंड की है जब मोदी जी 2014 में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं और कैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कैसे उसकी तैयारी होती है, कांग्रेस की क्या गलतियां होती हैं, इस पूरे पॉलिटिकल घटनाक्रम को मैंने इसमें समेटने की कोशिश की है। मई 2014 में हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बहुत दिनों बाद देखने को मिलती है, क्योंकि अदरवाइज साझा सरकारें बन रही थी, गठबंधन की सरकारें बहुत दिनों से बन रही थी। बीजेपी की 282 सीट्स आती हैं और उसका वोट शेयर होता है 31.34% एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। लेकिन ये भी फैक्ट है कि देश की आज़ादी के बाद 47 का जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार का मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट मिला है। इससे पहले इतना कम वोट पाके किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। जब इनका शपथ ग्रहण होता है मोदी जी का, तो मोदी जी उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो इनिशियली जिसके बहुत अच्छे सिग्नल जाते हैं, वो सार्क देशों के सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाते हैं, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, जितना हमारे अगल बगल के, और देखने में अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि शायद उस समय ऐसा लगा कि वो जो नेहरू की एक नीति थी सार्क के बाद, वो फिर पंचशील की बात करते थे, कुछ उस तरह की शायद पहल मोदी जी कर रहे हैं। इस जो पूरा घटनाक्रम है, इसको दो तरह से देखा जा सकता है 2014 के इलेक्शन को। इसके दो पक्ष हैं। एक यूपीए 2 की गलतियां, जो यूपीए 2 मतलब मनमोहन सिंह सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी गलतियां, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन सिंह बाय एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो ये गलतियां हुई थी यूपीए 2 में, वो बाय डिज़ाइन थी, जानबूझ करके थी, या वो जिसको कहते हैं एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री की एक्सीडेंटल गलतियां थी। लेकिन ये फैक्ट है कि टीम मोदी की प्लानिंग एक्सीलेंट थी। इतनी डिटेल प्लानिंग उससे पहले हिंदुस्तान की इलेक्शन में नहीं देखने को मिली थी। एक चीज़ ये भी फैक्ट है कि जो मोदी जी ने उस कैंपेन को जिस तरह से बनाया था और जिस तरह से रचा था, उसके सामने यूपीए 2 के जो भी अचीवमेंट थे, कुछ भी अगर थे, तो वो बिल्कुल दब गए। मतलब उसको कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं था। क्योंकि देखिए, अगर आप आज पलट के देखें तो उस समय इकॉनमी ठीक थी देश की, कॉमनवेल्थ गेम्स सक्सेसफुली आपने किए थे, मनरेगा का अचीवमेंट था, लोगों की जेब में कुछ पैसे पहुंच रहे थे, लेकिन इनका कुछ हो नहीं पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के मैनेजर थे ना, जो इलेक्शन मैनेजर थे, वो भी आम जन से कट गए थे और उनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस भी था कि भाई 1977 से बुरी हालत थोड़ी हो सकती है। 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी, हटी थी, और उसके बाद जब इलेक्शन हुए थे, तो उस समय कांग्रेस की 189 सीट्स आई थी। तो इन मैनेजर्स को ये लग रहा था कि उससे ज़्यादा हालत ख़राब थोड़ी होगी, और अगर 189 सीट्स भी आ जाती हैं तो गठबंधन की सरकार तो हम कैसे भी करके बना ही लेंगे। अब एक चीज़ ये है कि यूपीए 2 में स्कैम के बाद स्कैम की इमेज बन गई थी कि ये एक जनरल परसेप्शन बन गया था कि बहुत ज़्यादा स्कैम हुए हैं, 2G स्कैम, कोल स्कैम, इत्यादि इत्यादि। और इन सब को एक थोड़ा सा हवा देने वाले में बड़ा काम जो कैग थे उस समय के विनोद राय साहब, उन्होंने भी एक काम किया। तो उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के स्कैम की जो स्केल बताया था कि उससे करीब 1.7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तो अब वो बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि बाद में जेपीसी भी बनी इसको प्रोब करने के लिए, सीबीआई ने भी इसको किया, मुकदमे चले, और 2017 तक, जब 2017 में इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समय एनडीए की ही सरकार थी, मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे, ये सारे मुकदमों में ये हुआ कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और उसके मैंने वो सब लिखे हैं कि उसके जजमेंट में भी कहा गया कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई थी। लेकिन इन सब के एवज में विनोद राय जी का बहुत फ़ायदा हुआ। उनको सरकार, जो नई सरकार आई 2014 के बाद, उनको अच्छे अच्छे पद दिए, अच्छी अच्छी पोस्टिंग दी, और व्यक्तिगत रूप से उनकी काफ़ी ग्रोथ हुई। एक फिक्टिशियस बोलेंगे, एक बढ़ा चढ़ा के जो एक उन्होंने इस रंग में रंगा था कि बहुत ज़्यादा 2G स्कैम से सरकार का बहुत नुकसान हुआ है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको याद हो, ये गोधरा का पीरियड था। मतलब गोधरा के पोस्ट गोधरा में मोदी जी अपनी इमेज बना रहे थे। गोधरा के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म की बात याद दिलाई थी।
अगर अडवाणी जी नहीं होते तो जैसा पता ही है कि गोवा वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शायद मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। लेकिन जब ये 2002 हो गया, पोस्ट गोधरा दंगे हो गए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो गए, ये हुआ कि अभी ये कुछ दिन रहेंगे, तब मोदी जी ने अपनी इमेज और गुजरात की इमेज को चेंज ओवर करने की बात कही। और फिर एक नाम आया नमो, नरेंद्र मोदी का शॉर्ट फॉर्म हुआ नमो, गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात के रूप में। और इसके लिए कोई ऐसे नहीं, एक प्रॉपर ग्रे एडवर्टाइजिंग कंपनी, जो एक बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, उसको हायर किया गया कि भाई आप इमेज मेकओवर करिए, ये सब आप इसमें टिक करिए। और इसके बाद अगर आप देखें तो एक नया टर्म आया इस देश में, गुजरात मॉडल ऑफ विकास, डेवलपमेंट का गुजरात मॉडल। और वो ये लगा कि गुजरात मॉडल में सब कुछ कितना अच्छा है और बाकी स्टेट के मुकाबले गुजरात स्टेट कितना अच्छा कर रही है। एक इस तरह का परसेप्शन बार बार उसके बहुत से टूल्स हैं, उसके द्वारा ये आम जन में बिठाया गया। हकीकत क्या है ये मैं उसमें मैंने बहुत डिटेल में लिखा, आपको सिर्फ यहां बता दूं। 2003-2004 में गुजरात की पर कैपिटा के इनकम के हिसाब से गुजरात स्टेट देश के 9वें स्थान पे था, 9वीं स्टेट था जहां की पर कैपिटा इनकम थी। लेकिन 2013-14 में जब मोदी जी उसके बाद छोड़ दिए, जब चीफ मिनिस्टर का लास्ट टर्म था, उस समय पर कैपिटा इनकम के लिहाज से गुजरात जो था वो 14वें नंबर पर ढकेल दिया गया था। तो कुल मिला के अगर देश में गुजरात मॉडल के विकास की बात है तो गुजरात थोड़ा पीछे पिछड़ा था, ना कि आगे बढ़ा था। अब हुआ क्या इसके बाद कि अडवाणी जी ने एक अपना, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बनने की बहुत लालसा थी, उन्होंने उसके लिए एक नई परंपरा शुरू की थी कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और ये प्रथा 2009 से शुरू हुई। 2004 में ऑफिशियली कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ था कि ये मानी हुई बात थी कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हैं और अगली बार वही बनेंगे। 2009 से अडवाणी जी ने ये प्रथा शुरू करवाई कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। और वो ये नहीं समझे कि इसी चीज का फायदा उठा करके मोदी जी ने 2014 में अपना नाम, और वो मैंने डिटेल में लिखा कैसे उन्होंने अपना नाम वो कराया, अपना नाम एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ऑफ भाजपा अप्रूव कराया। और अडवाणी जी लाख कहते रह गए कि नहीं अभी नहीं, गुस्सा भी हुए, मीटिंग में भी नहीं गए, अपनी अपनी लॉजिक दिए। उनकी लॉजिक ये थी कि भाई विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनको हो जाने दें, उसके बाद ये करें, दिल्ली, ये 4 स्टेट में होना था, इसके बाद फिर करें। लेकिन वो सब काम नहीं आया। मोदी जी तो लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था, और अडवाणी जी को तो आपको पता ही है कि कहाँ का रास्ता दिखाया गया। एक नई चीज शुरू हुई, इलेक्शन स्ट्रेटेजी। इलेक्शन स्ट्रेटेजी में 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मोदी जी को एज अ डिसाइसिव लीडर, एक ऐसा लीडर जो निर्णय लेता है, जो डिसीजन लेता है। दूसरा एक नारा दिया गया, कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस को यह बताया गया कि कांग्रेस राहुल गांधी, गांधी परिवार, सोनिया गांधी की घरेलू जेबी पार्टी है और बहुत भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो एक कांग्रेस मुक्त भारत का। और तीसरा बात यह थी कि एक कागज पे लास्ट माइल नहीं, मैंने उसमें लिखा है कि लास्ट स्टेप तक का एक पूरा डिटेल प्लान बना, कैसे होगा, कौन जाएगा, कौन वोटर निकालेगा, ये सब था। अब एक चीज दिक्कत क्या हो रही थी कि जो मोदी जी के सामने, जो कांग्रेस ने इसको घोषित नहीं किया था, मनमोहन सिंह जी की एज हो गई थी, लेकिन जो अघोषित उम्मीदवार था कांग्रेस का, वो एक तरह से राहुल गांधी थे। और राहुल गांधी आज तक एक इमेज से जूझ रहे हैं। वो इमेज है कि एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन माना जाता है उनको। अभी भी वो इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हरदम लोगों को लगता है भैया ये मालूम नहीं सीरियस है कि नहीं है, इनका मन आएगा तो छोड़ देंगे। तो एक उनकी इमेज रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, और मोदी जी बहुत ही डिसाइसिव पॉलिटिशियन के रूप में अपने को एस्टैब्लिश कर लिए थे। एक और चीज ये थी कि मोदी जी के पास 2 अहम लोग थे जो उनके इस मुहिम में उनका पूरा साथ दे रहे थे। एक तो अमित शाह साहब, जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी थे मोदी जी का, उनके बहुत से चीज़ों के मतलब हमराज थे। और दूसरा पीके, प्रशांत किशोर, जो इवेंट मैनेजमेंट इस देश में लाने की जिनको सबसे बड़ा अगर वो माना जाएगा, कॉम्प्लीमेंट अगर इसके लिए कोई होता है, अच्छा या बुरा जो भी है, तो वो प्रशांत किशोर हैं। वो इवेंट मैनेजमेंट उन्होंने शुरू किया, चाय पर चर्चा इत्यादि इत्यादि। फिर मोदी जी ने एक प्लानिंग और की। मोदी जी को समझ में आ गया था कि उत्तर प्रदेश 80 सीटों का ऐसा है जो अपने को कहता है कि हमने प्राइम मिनिस्टर दिया इत्यादि इत्यादि। तो वो कहीं ना कहीं से
उनको था कि यूपी चले। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनारस की सीट चुनी। बनारस की सीट चुनने के पीछे भी बहुत से कारण थे, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, मोदी जी कॉन्फिडेंट नहीं थे। दूसरी जगह गुजरात से भी चुनाव लड़ रहे थे, जो मोदी जी का आज दिखता ना कॉन्फिडेंट, जिधर नजर घुमा दें उधर वोट, ये उस समय उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। लेकिन इस जब ये बनारस अपना कैंडिडेचर एस गंगा पुत्र इन्होंने किया, तो उस समय दो चीजें ऐसी हुई 2014 के इलेक्शन में जिसमें यूपी में जो विपक्ष का जिसने नुकसान किया। समाजवादी पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीट वो ट्रेडिशनली नहीं खड़ा करते हैं। समाजवादी पार्टी जब से आई है तब से वो कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष होते हैं उनकी सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं देती, ये उसकी एक वो है, उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, तो वो ब्रैकेटेड कहीं ना कहीं ये होगा कि ये भी कांग्रेस के साथ है। दूसरा, बीएसपी ने यूपीए 2 में कांग्रेस का सपोर्ट किया था, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नजर आई। और इसका पूरा फायदा मोदी जी ने उठाया कि जो जितनी एंटी इनकम्बेंसी ऑफ यूपीए 2 थी उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी और बसपा को भी उठाना पड़ा। बीजेपी ने, मतलब मोदी जी ने जब बनारस का चुनाव किया था तो ऐसे ही नहीं किया था। 1991 से 2009 तक जितने चुनाव हुए थे उसमें से 6 में से 5 बार बीजेपी बनारस की सीट जीती हुई थी। दूसरा, अपना दल जो बेसिकली कुर्मी वोट को रिप्रेजेंट करती है, सोनालीलाल पटेल वाली, उनको अगल बगल की 2 सीटें दी गई, 2 लोकसभा सीटें दी गई, क्योंकि वो जान रहे थे कि कुर्मी वोट बहुत डिसाइसिव होगा बनारस में और उसको वो किसी भी तरह से अपने पक्ष पे पूरी तरह से करना चाहते थे। कोई यूनाइटेड ऑपोजिशन का कोई एक कैंडिडेट नहीं था, सब लोग लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस इत्यादि इत्यादि। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैंने इसमें बताया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताया है कि 70 लाख रुपए लिमिट होती है किसी लोकसभा कैंडिडेट में, एक उम्मीदवार को इससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकता, मैक्सिमम लिमिट 70 लाख। बनारस में जहां मोदी जी इतना हाई पिच्ड इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पे कांग्रेस ने 32 लाख, कैंडिडेट ने 32 लाख खर्च किए, सपा के कैंडिडेट ने 9 लाख, बीएसपी के कैंडिडेट ने 8 लाख, और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट केजरीवाल जी थे उन्होंने 22 लाख। मोदी जी ने सबसे कम 5,83,000, बहुत ही कम पैसा, 5,83,000। आप सोच सकते हैं, मतलब वो जो सूट पहने थे बाद में मोदी जी, उसके बाद शायद उसकी कीमत ही 5 लाख से ज्यादा थी, लेकिन खैर। और एक फिगर और जो आरटीआई से आई, जो मोदी जी ने 2014 का शपथ ग्रहण हुआ था उसमें राष्ट्रपति भवन का केवल राष्ट्रपति भवन का खर्चा 34 लाख रुपए आया था उस शपथ ग्रहण में, लेकिन वहां इलेक्शन में दिखाया गया कि 5,83,000 रुपए ही खर्च हुए थे। इसी संदर्भ में मैंने अमेठी की सीट की भी बात की है कि कैसे राहुल गांधी आते हैं, उनको बहुत वोट मिलते हैं, 2009 में उनको 70% के ऊपर वोट मिलते हैं और फिर 2014 में उनको कैसे 25% वोट कम होते हैं। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुमार विश्वास के रोल की भी मैंने बात की। कुमार विश्वास को वोट भले ही कम मिले, 24-25 हजार, लेकिन राहुल गांधी की हवा बिगाड़ने का काम उन्होंने बिल्कुल ठीक से किया था। क्योंकि मोदी जी एक पूरे इलेक्शन में मोदी जी बार बार एक चीज पिचिंग कर रहे थे कि वो लीडर चुनिए जो डिलीवर करता है, वो लीडर चुनिए जो डिलीवर करता है। क्योंकि राहुल गांधी रिलक्टेंट दिखाई देते थे, मनमोहन सिंह कभी भी आपको बहुत टॉकटिव नहीं है, कम्युनिकेटिव नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, तो वो उनके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे थे ये एक लीडर आया है जो खटाखट निर्णय लेगा। फिर वो ये भी कह रहे थे कि ये सेकुलर के नाम पे जो एक अपीजमेंट पॉलिसी चल रही है इस देश में, मुसलमानों को अपीजमेंट करने की बार बार बात करते थे, वो बंद होना चाहिए। और उससे फर्क क्या पड़ा कि मुस्लिम एन ब्लॉक बीजेपी के अगेंस्ट वोट करने लगे, और जब वो ये वोट बीजेपी के अगेंस्ट करते थे तो बीजेपी का उसका बैकलैश के तौर पे हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ था। इसका भी फायदा मोदी जी ने ठीक से उठाया। एक आपको जानकारी के तौर पे मैंने एक बात और कही कि मुस्लिम इस देश में करीब 14% हैं, और उनकी आबादी के हिसाब से 545 की पार्लियामेंट में, उनके लोकसभा में उनके 76 सदस्य होने चाहिए। आज तक 76 नहीं रहे हैं। 1980 में सबसे ज्यादा सदस्य थे लोकसभा में 49, और जो 2014 की लोकसभा आई उसमें सबसे कम सदस्य रहे ऑल टाइम लो, केवल 22। पहली बार हुआ कि उत्तर प्रदेश से कोई मुस्लिम सांसद लोकसभा में नहीं था। पहली बार हुआ कि बीजेपी ने जब एमएलए का इलेक्शन उसके बाद हुआ 2017 में, तो उसमें किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, 0।
और माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात बीजेपी करते करते कहीं ना कहीं मेजॉरिटी अपीजमेंट की बात शुरू हो गई थी। अब एक चीज और समझ लीजिए, मोदी और उनकी जो टीम है, मैंने लास्ट के कंक्लूड किया है तो मैंने कुछ अपने ऑब्जर्वेशन किए हैं। मोदी और उनकी जो टीम थी वो केवल और केवल इलेक्शन समझती, केवल चुनाव, फुल टाइम चुनाव के अलावा कुछ नहीं। 5 साल अभी भी हम ये देख रहे हैं वो केवल चुनाव की बात करते हैं। मैंने वहां एक व्यक्ति से कंपेयर किया है, मैं जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बहुत क्लोजली काम किया था। जॉर्ज के बारे में मैंने बताया कि कितने मल्टीटास्किंग करते थे, कितने पढ़ते थे। जॉर्ज हो सकता है ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन सारे नेता पढ़ते थे, लिखते थे। कहीं किसी पेपर में आर्टिकल छप रहा है, किसी मैगजीन में आर्टिकल छप रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है। पत्रों का जवाब देते थे व्यक्तिगत रूप से, एक एक दिन में 25-25 पत्र लिखते थे। ट्रेड यूनियन एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व रहते थे, ट्रेड यूनियन यहां हो रहा है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे इंटरनेशनल, उसमें मतलब तिब्बत के लोग, म्यांमार के लोगों के बीच में उनकी समस्याओं के लिए जाते थे। उनके लिए जो इलेक्शन था इस तरह के लीडर के लिए, वो वॉज अ पार्ट ऑफ अ बिगर आइडिया, एक बड़े कैनवस का एक छोटा हिस्सा था। लेकिन अब केवल इलेक्शन और इलेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने मोदी जी को कभी पढ़ते हुए देखा, वो अलग बात है, मतलब फोटो आपके लिए वो भले ही कर लें पढ़ाई का, लिखते पत्रों का जवाब किसी ने देखा कि अपने हाथ से लिख के उन्होंने कुछ किया हो, ट्रेड यूनियन, मतलब इस तरह के कामों में कुछ नहीं। पुराना सुनते रहिए कि उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था। बांग्लादेश की वॉर में भी उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। और ये कंक्लूड करते हुए मैंने अपने कुछ 1-2 पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें कोट किए हैं कि कितने फोकस्ड इलेक्शन के प्रति रहते हैं, कितना मैन टू मैन मार्किंग करते हैं। मैंने अपने भाई का भी एग्जाम्पल दिया, कैसे उसको तोड़ने के लिए कोशिश की गई थी कि बीजेपी में आ जाओ इत्यादि इत्यादि। ये वाला चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स के उस हिस्से को करता है जहां पे इलेक्शन बिकम्स एवरीथिंग। इलेक्शन अगर मेरे पास, मैं इलेक्शन जीत गया हूं तो आई हैव द राइट कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ इस तरह का जो एटीट्यूड आज के समय में है, मैंने उसकी व्याख्या इसमें की है। पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। थैंक यू सो मच।